चेहरा सबसे पहले ध्रुव ही देखेगा। दोनों उसे ग्रीष्मा समझकर प्यार से आशीर्वाद देने लगी। फिर रत्ना जी ने बताया कि पंडित जी ने नया मुहूर्त निकाला है और शादी तय समय से पहले होगी। ये सुनकर तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या हो रहा है ये? ग्रीष्मा ने तो 2 घंटे बाद लौटने की बात कही थी, अब मैं क्या करूं? वो कुछ कह पाती उससे पहले दोनों उसे लेकर बाहर चल दी। रास्ते में तारा ने इशारे से बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं साक्षी को भेजती हूँ। दोनों चली गई और तारा भागते हुए फिर कमरे में गई। कमरे में लौटते ही उसने घूंघट हटाया। कुछ देर बाद साक्षी अंदर आई और उसे देखकर चौंक गई। उसने पूछा, तारा दीदी आप? ग्रीष्मा कहाँ है? तारा ने जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी और कहा, साक्षी अगर बाई चांस ग्रीष्मा टाइम पर नहीं आई तो तुम ये सब घर वालों को बता देना। वो घबराहट के मारे ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। तभी साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कहती हूँ आप ही ध्रुव भैया से शादी कर लीजिए। ये मजाक करने का टाइम नहीं है साक्षी। तारा लगातार ग्रीष्मा को कॉल कर रही थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार फोन लग गया। क्या हुआ तारा? ग्रीष्मा की आवाज सुनते ही तारा ने सांस छोड़ी और जल्दी से बताया, कुछ ठीक नहीं है, शादी का मुहूर्त पहले हो गया है, आप अभी वापस आइए। ग्रीष्मा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, फेरों तक मैं आ जाऊंगी और शादी रुकवा दूंगी। उसकी बात सुनकर तारा को थोड़ी राहत मिली। वो फिर से घूंघट पहनकर साक्षी के साथ मंडप में पहुंच गई। उसने अपना फोन साथ ही रखा था। मंडप में ध्रुव पहले से मौजूद था। उसके चेहरे पर सेहरा था और तारा लंबे घूंघट में उसके पास बैठ गई। शादी की रस्में शुरू हो गई। हर मंत्र के साथ तारा की सांसें तेज होती रही। समय बीतता गया लेकिन ग्रीष्मा वापस नहीं आई। तारा बार बार उसे फोन मिलाती रही मगर अब उसका फोन बंद आने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन सोच रही थी, साक्षी प्लीज शादी से पहले सब सच बता दो। लेकिन साक्षी चुप रही। वो नहीं जानती थी कि साक्षी के मन में कुछ और ही चल रहा था। तारा दीदी ध्रुव भैया के लिए ग्रीष्मा से कहीं बेहतर है। ग्रीष्मा तो सबको धोखा दे रही थी। अच्छा हुआ वो चली गई। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो तारा ने खुद उठकर शादी रोकने का फैसला किया। वो खड़ी होने ही वाली थी कि पंडित जी बोले, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सरिता जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। हर गुजरते पल के साथ हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। कुछ ही देर में फेरे भी पूरे हो गए। तारा कुछ बोलना चाहती थी पर उसके लफ्ज अब जवाब दे चुके थे और वो चुपचाप बैठी रही। फिर पंडित जी ने कहा, अब आप कन्या को सिंदूर दान कीजिए। ध्रुव ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। रत्ना जी ने उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी रखी। तारा के मन में उम्मीद लगी, जैसे ही ध्रुव मेरा घूंघट उठाएगा सबको सच पता चल जाएगा। लेकिन तभी गायत्री देवी बोली, अरे ध्रुव दुल्हन का चेहरा मत देखना, घूंघट के अंदर से ही सिंदूर लगा दो। अगले ही पल ध्रुव ने बिना घूंघट उठाए उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर उसने मंगलसूत्र भी पहना दिया। तारा स्तब्ध रह गई। उसने एक आखिरी बार ग्रीष्मा को कॉल किया और उसका फोन फिर बंद आया। ग्रीष्मा अब तक नहीं लौटी थी और ना चाहते हुए भी उसकी शादी ध्रुव से हो चुकी थी। उसके मन में साक्षी के लिए गुस्सा भर गया और वो सोचने लगी, मैंने तुम्हें सब सच बताने को कहा था, अब सब मुझे ही गलत समझेंगे। शादी के बाद की रस्में भी घूंघट में ही पूरी करवाई गई। फिर रत्ना जी उसे उस कमरे में लेकर गई जो ध्रुव और उसकी नई दुल्हन के लिए सजाया गया था। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे ध्रुव को अब मैं तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। उसे हमेशा प्यार करना। सामने से भले सख्त लगता हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उनके जाते तारा की आंखें भर आई। मैं इन लोगों का सामना कैसे करूंगी? इन्होंने मुझे इतना अपनापन दिया और मैंने इन्हें धोखे में रखा। ग्रीष्मा तुम क्यों नहीं आई? उसने गुस्से में फोन उठाया और ग्रीष्मा को फिर कॉल लगाया लेकिन इस बार रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी। अब जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अवैध है। तारा की आंखें फैल गई और उसके हाथ से फोन छूट कर नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? ये सवाल बार बार उसे खाए जा रहा था। उसी समय तारा के मन में पिछले कुछ घंटों की हर बात घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने सिर्फ इंसानियत के नाते ग्रीष्मा की मदद करने का फैसला किया था। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि हालात यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो वो कभी उसकी जगह मंडप में नहीं बैठती। उसे ध्रुव के परिवार का प्यार याद आ रहा था और वो सोचने लगी, जब इन लोगों को सच पता चलेगा तब वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ उसे ग्रीष्मा की भी चिंता हो रही थी। आखिर वो कहाँ चली गई थी? उसका फोन अवैध क्यों बता रहा था? क्या वो सचमुच किसी मुसीबत में थी या फिर उसने जानबूझकर सबको धोखा दिया था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तारा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो अभी ग्रीष्मा अंदर आएगी और सारी उलझन खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी बाहर से आवाजें आने लगी, नहीं भाई, इतने सस्ते में अंदर नहीं जाने देंगे, हमें पूरा नेक चाहिए। ये साहित्य की आवाज थी। ध्रुव हंसते हुए बोला, अच्छा तुम दोनों ने बहुत बड़ा समझौता किया है क्या? उसने अपना वॉलेट निकालकर साहित्य को दे दिया। तुरंत साक्षी बोली, और मेरा नेक? तुम दोनों आधा आधा बांट लेना, अब रास्ता छोड़ो। ध्रुव उन्हें क्रॉस करके दरवाजे तक पहुंच गए। आपको पाप लगेगा भाई।
साक्षी मुंह बनाकर बोली और साहित्य के साथ वहां से चली गई। उनकी बातें सुनकर तारा समझ गई कि ध्रुव अब अंदर आने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड्स बाद कमरे का दरवाजा खुला। ध्रुव अंदर आया तो उसके चेहरे पर नई शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और तारा के पास आकर बैठ गया। तारा ने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। वो जानती थी कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकेगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तो मिसेस ध्रुव सिंह घानिया, अब तो आपका ये घूंघट हटा सकता हूँ ना? ध्रुव ने हंसते हुए कहा और उसके हाथ घूंघट की तरफ बढ़ने लगे। तारा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ध्रुव ने घूंघट को पकड़ते हुए बोला। तारा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए घूंघट जैसे उठाया, उसकी आंखें फैल गई और वो थोड़ा पीछे हो गया। तुम! तारा ने आंखें खोली तो उसे आंसुओं की वजह से धुंधला दिख रहा था। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि ध्रुव जोर से हंस पड़ा। हो, तो ये साक्षी और साहित्य की शरारत है। सॉरी तारा, तुम्हें यहाँ बैठना पड़ा। मैं अभी उन दोनों की खबर लेता हूँ। उसे अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। तारा थोड़ा और इमोशनल हो गई। ग्रीष्मा कहाँ है? जरूर कहीं छिपी होगी और हम दोनों को देखकर हंस रही होगी। वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने पूछा, ग्रीष्मा दूसरे कमरे में है क्या? तारा ने ना में सिर हिला दिया। अब ध्रुव की भौहें सिकुड़ गई। उसने जल्दी से कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अभी तक मेरा मूड ठीक है, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया तो सच में गुस्सा आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ, ग्रीष्मा कहाँ है? कांपती आवाज में तारा बोली, मुझे नहीं पता ग्रीष्मा कहाँ है। अचानक ध्रुव की आवाज ऊंची हो गई। What do you mean? तुमने उसके कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी है और तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? तारा उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। ग्रीष्मा कहाँ है तारा? ध्रुव ने फिर पूछा, लेकिन जवाब ना मिलने पर उसने मोबाइल निकाला और ग्रीष्मा को कॉल लगाया। फोन पर नंबर अवैध बताया जा रहा था। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तारा, अभी 2 घंटे पहले मेरी और ग्रीष्मा की शादी हुई थी। इतनी देर में उसका नंबर अवैध कैसे हो सकता है? तारा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 5 घंटों से मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ध्रुव कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर तारा की मांग में भरे सिंदूर और गले के मंगलसूत्र पर गई। उसके हाथ कांप उठे और फोन नीचे गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। घूंघट के पीछे तुम थी? ध्रुव के पूछते ही तारा ने धीरे से सिर हिला दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ध्रुव ने धीमी आवाज में पूछा। तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, काश ये मजाक होता। मैं क्या करती, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ध्रुव का चेहरा गुस्से से भर गया और वो चिल्लाया, जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी बर्बाद हुई है। कहीं तुमने ग्रीष्मा को किडनैप तो नहीं करवा दिया? तारा ने मना करते हुए सिर हिलाया और आंसू पोंछकर कहने लगी, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। तारा ने रोते हुए शुरुआत से लेकर आखिर तक सब बता दिया। भाई की मौत की खबर, ग्रीष्मा का जाना, उसका वापस आने का वादा और फिर फोन का बंद हो जाना। सब सुनने के बाद ध्रुव ने सिर्फ एक बात कही, तुम झूठ बोल रही हो। ग्रीष्मा का कोई भाई नहीं है। तारा स्तब्ध रही। साक्षी और साहित्य की कही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे ध्रुव को समझाने की कोशिश की, मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप उसके मम्मी पापा से पूछ लीजिए। और क्या बताऊं उन्हें कि मंडप में ग्रीष्मा की जगह तुम बैठी थी? ध्रुव चिल्लाया। तारा ने गुस्से में कहा, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाया गया है। मैं वापस अहमदाबाद जा रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उसने तारा को दीवार से लगा दिया। वो उसके बेहद करीब आ गए। दोनों की सांसें थोड़ी तेज हो गई। तभी ध्रुव दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। फिलहाल ग्रीष्मा गायब है और आखिरी बार वो तुम्हारे साथ थी। पूरा शक तुम पर जाता है। अब बात क्यों नहीं समझ रहे? पक्का ग्रीष्मा का प्लान होगा ये सब। आप खुद सोचिए, मैं आपसे शादी क्यों करना चाहूंगी? तारा ने गुस्से में पूछा। पैसों के लिए। ध्रुव का जवाब सुनकर तारा हंस पड़ी। तुम अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम कर दो ना, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगी, मिस्टर ध्रुव सिंह घानिया। फिर उसे साक्षी वाली पूरी बात बता दी, कैसे उसे साक्षी से शादी रुकवाने को कहा था और कैसे किसी ने कुछ नहीं बताया। ध्रुव ने सिर झटक दिया और कहने लगा, तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कौन करेगा? साक्षी बच्ची है, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। तारा ने समझाने की कोशिश की। ध्रुव ने कुछ देर सोचकर कहा, जब तक ग्रीष्मा खुद आकर ये बात नहीं कहती, तुम कहीं नहीं जाओगी। तारा ने झटके से खुद को छुड़ाया और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अब उसे डर नहीं, गुस्सा आ रहा था और वो ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव उसकी तरफ देखकर बोला, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मैं वही कहूंगी जो सच है। किसी को मेरे बारे में क्या सोचना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तारा ने अपना पक्ष लेते हुए कहा,
तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो तारा। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो ग्रीष्मा मुझे बताती, मैं खुद शादी रोक देता। लेकिन ऐसा तब होता ना जब उसका कोई भाई होता। अब तारा भी भड़क गई। अच्छी बात है, शादी करने से पहले तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। शायद ये भी नहीं पूछा होगा कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। तुम्हें मुझसे मिले 3 दिन हुए हैं, किस आधार पर ये सब कह रही हो? ध्रुव ने सख्ती से पूछा। तारा भी सोचते हुए कहने लगी, अब पता नहीं उस झूठ की मूर्ति ने मुझसे क्या क्या झूठ बोले होंगे। ग्रीष्मा के बारे में ये सुनकर ध्रुव गुस्से में आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। एक तो मेरी होने वाली पत्नी गायब है, ऊपर से तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। तारा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हें अभी भी ग्रीष्मा के धोखे पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। फैसला कल सुबह पुलिस करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही तारा घबरा गई। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। कोई परिवार नहीं था जो उसके साथ खड़ा हो सके। ध्रुव ने उसके चेहरे के बदलते भाव देख लिए और तंज करने लगा। क्या हुआ, पुलिस का नाम सुनकर डर गई? अभी भी समय है, सच बता दो। तारा ने खींचते हुए जवाब दिया, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मुझे यकीन दिलाने के सिर्फ 2 तरीके, या तो मुझे बताओ ग्रीष्मा कहाँ है या उसे यहाँ लेकर आ। ये सुनते ही तारा चुप कर गई और सोफे पर बैठ गई। वो समझ चुकी थी कि ग्रीष्मा ने उसे जानबूझकर फंसाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास ठीक 3 घंटे हैं, सोच लो सुबह सबको क्या जवाब दोगी। और जब तक ग्रीष्मा खुद आकर तुम्हारी बात साबित नहीं करती, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और पुलिस भी तुम्हारी इस कहानी पर यकीन नहीं करेगी। इतना कहकर ध्रुव बिस्तर पर लेट गया। ऊपर से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ था। ग्रीष्मा के गायब होने का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था और सच सामने होते हुए भी वो तारा को ही कसूरवार समझ रहा था। तारा उठी और कमरे में चक्कर लगाते हुए सोचने लगी, अब अपने बेकसूर होने का सबूत कैसे दूंगी मैं? उसे घबराहट होने लगी। ध्रुव के सामने ये सच्चाई आ चुकी थी कि उसकी शादी ग्रीष्मा से नहीं बल्कि तारा से हुई थी। वो इन सब का कसूरवार तारा को समझ रहा था। बंद कमरे में तारा काउच पर लेटी थी जबकि ध्रुव बेड पर था। जो कुछ हुआ था उसके बाद दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ध्रुव छत को देखते हुए सोच रहा था, क्यों ग्रीष्मा, क्या मतलब है इस धोखे का? दिल तो चाहता है कि तारा की सारी बातें झूठी निकले। तुम जहां भी हो सुरक्षित हो, लेकिन दिमाग चाह कर भी तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा। आज पहली बार तुम्हारे बजाय किसी अनजान लड़की की बात सही लग रही है। उसकी आंखें नम थी। दूसरी तरफ तारा भी सोचने लगी, अब तक मैं ध्रुव को गलत समझती नहीं, चाहे वो घमंडी और जिद्दी है, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो कम से कम ध्रुव को बता देती, ऊपर से मुझे बीच में फंसा कर चली गई। तारा ने देखा ध्रुव बार बार करवट बदल रहा। अचानक उसकी नजर तारा पर पड़ी और वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी फिक्र करो, सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कल का दिन तुम्हारे लिए भारी होने वाला है। तारा भी उठकर बैठ गई और कहने लगी, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा तो तारा ने जवाब दिया, क्योंकि हमारी शादी हुई है। तुमने वचन लिए थे कि हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगे। ध्रुव ने कड़वाहट में हंसते हुए कहा, किस शादी की बात कर रही हो? ये शादी धोखे से हुई है तारा। मेरी फैमिली तुम्हें माफ करे या ना करे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। तारा उसकी बात सुन हैरान रह गई। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कल साक्षी से पूछ लीजिएगा, वो आपको सब बता देगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, मान लो साक्षी तुम्हारी साइड ले तो क्या फायदा? वो पूरे समय तुम्हारे साथ नहीं थी। हो सकता है तुमने पहले ग्रीष्मा को कहीं भिजवा दिया हो। और साक्षी बच्ची है, उसे कोई भी आसानी से इमोशनल करके अपनी बात मनवा सकता है। तारा का धैर्य टूटने लगा। हद हो गई, अब बार बार मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको ग्रीष्मा की गलती दिखाई नहीं देती? ध्रुव चुप रहा। तारा ने सख्त आवाज में कहा, कल मैं सबको सच बता दूंगी, उसके बाद आप जाने और आपकी फैमिली। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस अहमदाबाद चली जाऊंगी। ये सुनते ही ध्रुव ने पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? तारा ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं पता ग्रीष्मा कहाँ है। जरूरत पड़ी तो बाद में आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी। ध्रुव की आंखों में गुस्सा उतर आया। जब तक ग्रीष्मा का पता नहीं चल जाता, अहमदाबाद जाना तो दूर, मैं तुम्हें राजस्थान से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। तारा ने भी टोन मैच करते हुए कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते मिस्टर ध्रुव सिंह घानिया। मैं सब कर सकता हूँ। याद हो तो हम दोनों पति पत्नी हैं। घूंघट के पीछे तुम थी, ग्रीष्मा नहीं। ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा। तारा ने भी जवाब दिया, घूंघट के पीछे कोई भी हो सकता था। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे चुनौती मत दो तारा, बहुत भारी पड़ेगा। ध्रुव गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की है, लेकिन मेरी फैमिली, ग्रीष्मा के माता पिता और पुलिस, ये सब अलग तरीके से सोचेंगे। सब यही मानेंगे कि तुमने ग्रीष्मा को गायब करके मुझसे शादी की है।
तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि ध्रुव का परिवार कभी उस पर यकीन नहीं करेगा। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। ध्रुव भी करवट बदलकर लेट गया। दोनों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तारा को सुबह का डर सता रहा था, जबकि ध्रुव बार बार ग्रीष्मा का नंबर मिलाकर देख रहा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह सिंघानिया परिवार शादी के बाद की रस्मों की तैयारी में लगा हुआ था। ध्रुव और तारा अभी भी कमरे में थे। रत्ना जी और सरिता जी देव पूजा की तैयारी कर रही थी। वहीं साक्षी भी बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक रत्ना जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा डब्बू? देखो सारा सिंदूर नीचे गिरा दिया। तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। जाने दीजिए ना बहन जी, बच्ची है। सरिता जी ने कहा तो रत्ना जी कहने लगी, कौन सी बच्ची? शादी के हर फंक्शन में मुंह बनाकर घूम रही है। अभी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? साक्षी चुप रही। वो तारा के बारे में सोच रही थी और कुछ कहे बिना उठकर वहां से चली गई। उसे लगा अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मुझे साहित्य को सब बता देना चाहिए, शायद वो कुछ मदद कर सके। वो जल्दी से साहित्य के कमरे में पहुंची। साहित्य अभी तक सो रहा था। साक्षी ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे तो साहित्य झटके से उठ बैठा और पूछने लगा, क्या कर रहे हो साक्षी? घर वाले कम थे मुझे जगाने के लिए। सोने का नहीं, जागने का टाइम है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। साहित्य नींद में पूछने लगा, अब क्या हो गया? तारा दीदी वापस जा रही है क्या? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? उसके पूछने पर साक्षी ने एक सांस में सब बता दिया। मेरी वजह से ध्रुव भैया और तारा दीदी की शादी हो गई। हमारी भाभी ग्रीष्मा नहीं है, तारा दीदी है। साहित्य झटके से खड़ा होकर कहने लगा, देख साक्षी, ऐसे मजाक मत किया कर, सुबह सुबह हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही। उसने पूरी कहानी सुना दी। अब सुनने के बाद साहित्य ने सिर पकड़ लिया। मतलब तूने अपने हाथों अपनी लंका लगा ली? हाथ से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, निकल यहाँ से। वो उसे कमरे से बाहर धकेलने लगा तो साक्षी ने सख्ती से कहा, ड्रामा मत कर यार, इस वक्त मुझे तेरी जरूरत है। ये सब करने से पहले मेरी जरूरत नहीं थी। साक्षी चुप हो गई। कुछ पल बाद साहित्य बोला, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तारा दीदी के लिए कुछ करना होगा। घर वाले उन्हें गलत समझेंगे। हाँ, उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है। साहित्य ने सिर हिलाया और कहा, डोंट वरी, जरूरत पड़ी तो मैं भी कह दूंगा कि मुझे सब पता था। साक्षी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। यू द बेस्ट भाई, देखना हम तारा दीदी को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। साहित्य ने भी हामी भरी। दोनों ने तय किया कि सबसे पहले ध्रुव और तारा से बात करेंगे। दोनों जैसे उनके कमरे की तरफ जाने लगे, हॉल में बैठे रत्ना, दादी और सरिता की आवाज सुन रुक गए। रत्ना को चिंतित देख गायत्री देवी बोल रही थी, क्या बात है बहू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। रत्ना ने धीरे से कहा, पता नहीं माँ साहब, सुबह से मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अब तो शादी भी हो गई, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। गायत्री देवी ने उन्हें समझाया। साक्षी सोचने लगी, क्या मम्मी के पास सच में कोई सुपर पावर है? उन्हें पहले कैसे महसूस हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है? अब तक तो ध्रुव भैया को सब पता चल गया होगा, फिर भी नीचे कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर चल क्या रहा है? तभी रत्ना उठते हुए कहने लगी, मैं ध्रुव और ग्रीष्मा को बुलाकर लाती हूँ, फिर हम रस्में शुरू करते हैं। वो उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। साहित्य और साक्षी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या होगा? साहित्य ने धीरे से पूछा। साक्षी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। रुको, साहित्य ने अचानक कहा तो रत्ना रुककर उन्हें देखने लगी। साहित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ध्रुव भैया और भाभी को बुला लाते हैं, आप बाकी तैयारियां कर लो तब तक। रत्ना ने सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ फिर जल्दी लेकर आना। रत्ना के जाते ही दोनों भाई बहन ने सांस ली और भागकर ध्रुव के कमरे के बाहर गए। साहित्य ने घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है डब्बू, इन दोनों के बीच सुलह हो गई होगी? साक्षी ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, 8 बजने वाले हैं, अब तक कोई हंगामा नहीं हुआ। लग तो यही रहा है कि दोनों के बीच सब ठीक है। हाई विश की ऐसा ही हो। हाँ, वैसे भी दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। साहित्य ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि कमरे के दूसरी तरफ खड़े ध्रुव और तारा उनकी सारी बातें सुन चुके थे। ध्रुव ने हैरानी से तारा की तरफ देखकर कहा, मतलब तुमने मेरे भाई और बहन को भी अपनी साइड कर लिया? लेकिन तारा का ध्यान कहीं और था। आपने सुना ना, साक्षी और साहित्य को सब पता है। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। आपकी ग्रीष्मा ने मुझे बेवकूफ बनाकर मंडप में बिठा दिया। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, उसने बेवकूफ बनाया और तुम बन गई? अपनी होशियारी के दावे करती थी तुम तो, तब तुम्हारी समझदारी कहाँ गई थी? जो हो गया सो हो गया। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तारा ने फिर कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने मना करते हुए कहा, मैंने कहा ना, जब तक ग्रीष्मा खुद आकर सच नहीं बता देती तुम कहीं नहीं जा सकती। तारा कुछ और कह पाती उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, भैया, जाग गए क्या? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं? साहित्य ने बाहर से कहा। ध्रुव ने बिना जवाब दिए दरवाजा खोल दिया।
जो कहना है अंदर आकर कहो। दोनों अंदर आ गए। ध्रुव का गुस्सा देखकर साक्षी ने नजरें झुका ली। तारा भाभी। साक्षी आगे कुछ कहती उससे पहले तारा उस पर बरस पड़ी। तुम मुझसे बात मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर ग्रीष्मा वापस ना आए तो शादी रुकवा देना। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आज तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी शादी इस राक्षस से हो गई और अब ये मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। हाँ साक्षी, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी इस पागल लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। ध्रुव ने जवाब दिया। आपने मुझे पागल कहा? तारा ने खींचते हुए पूछा तो ध्रुव ने भी सख्ती से जवाब दिया। और तुमने मुझे राक्षस कहा, उसका क्या? अगर मैं बुरा इंसान होता तो अब तक तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा चुका होता। आप मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जो झूठा है वो यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी बहस बढ़ती देख साक्षी बीच में बोली। भाई भाभी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? बाहर सब लोग देव पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं क्यों उनका सामना करूं? मेरी कोई गलती नहीं है। ध्रुव ने कहा। तो क्या मेरी गलती है? सारी गलती उस झूठी ग्रीष्मा की है। एक बार मिल जाए उसका सिर फोड़ दूंगी। तारा गुस्से में बोली। ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया और वो कहने लगा। उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। याद है लिफ्ट वाला आदमी? उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी और ग्रीष्मा की शादी नहीं होने देगा। उसकी बात सुनकर तीनों चुप हो गए। तारा ने धीरे से कहा। ग्रीष्मा जहाँ भी होगी ठीक होगी। वो अपनी मर्जी से गई है। नहीं तारा, अगर वो मुझे बताने की हालत में नहीं थी तो तुम तो बता सकती थी। क्या जरूरत थी ये घूंघट वाला ड्रामा करने की? माना तुम डर गई थी लेकिन शादी तक कर ली। सॉरी टू से, तुम भी पूरी तरह सही नहीं हो। अपनी बात कहकर ध्रुव कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही तारा ने साक्षी की तरफ देखा। ये तुमने क्या कर दिया साक्षी? तुम्हें ग्रीष्मा पसंद नहीं थी लेकिन ध्रुव उससे प्यार करता था। भाई उसे प्यार करते होंगे लेकिन वो नहीं करती थी। अगर करती तो आपको मंडप में बिठाकर नहीं जाती। साहित्य बोला। तारा कुछ पल सोचने के बाद बोली। और अगर ध्रुव सच बोल रहा हो तो? पहले मुझे भी ग्रीष्मा गलत लग रही थी लेकिन अब लिफ्ट वाले आदमी की बात सोचकर डर लग रहा है। कहीं वो सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? तीनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि किसी के आने की आहट हुई। तारा ने जल्दी से घूंघट कर लिया। अगले ही पल रत्ना जी कमरे में दाखिल हुई। लो, इन्हें तुम्हें लाने के लिए भेजा था और दोनों यहाँ खड़े होकर अपनी नई भाभी के साथ बातों में लगे हैं। उन्होंने कमरे में नजर दौड़ाई और पूछा। ध्रुव कहाँ है? मम्मी, वो अभी कुछ देर पहले बाहर गए हैं। साक्षी ने घबराकर कहा। रत्ना जी ने सिर हिलाया। फिर उनकी नजर तारा पर पड़ी। ये घूंघट वाली रस्म तो खत्म हो गई। अब इसकी क्या जरूरत है? चलो हटाओ इसे। वो घूंघट हटाने वाली थी कि साक्षी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, भाभी अभी तक ना ही नहीं है। आप नीचे चलिए, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। रत्ना जी ने शक भरी नजरों से सबको देखा। तुम लोग कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें नहीं कर रहे? खैर, जल्दी नीचे आ जाना, मुहूर्त निकल रहा है। इतना कहकर वो चली गई। उनके जाते ही तीनों ने राहत की सांस ली। तारा ने घूंघट हटाते हुए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि लोग मेरा यकीन तो कर लेंगे ना। कुछ कह नहीं सकते लेकिन हम आपके साथ हैं तारा भाभी। साहित्य मुस्कुराया। तारा की आंखें भर आई और उसने कहा। हालांकि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ साक्षी, लेकिन अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। बस सबको मेरी बात पर यकीन हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर साक्षी और साहित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। तारा का यहाँ से चले जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साक्षी ने कहा। भाभी, देव पूजा के लिए नीचे जाना होगा, आप तैयार हो जाइए। पर तारा ने मना करते हुए कहा। नहीं साक्षी, ये पूजा, ये अपनापन, इस पर मेरा नहीं ग्रीष्मा का हक है। घर वालों को सच बताना ही होगा। मैं उन्हें और धोखे में नहीं रख सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सच बताने के लिए नीचे तो चलना होगा ना। नहीं, मैं अभी नीचे जा रही हूँ। तारा ने फैसला कर लिया। वो कमरे से बाहर निकल गई। साक्षी और साहित्य उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। चलते हुए साहित्य बोला। हमें कुछ करना होगा, ध्रुव भैया भी नीचे नहीं है। जो भी करना है जल्दी करो। याद है ना, सच साबित होते ही तारा भाभी यहाँ से चली जाएंगी। साक्षी की बात सुन साहित्य अचानक रुक गया। रुको, साक्षी ने चिढ़ते हुए पूछा। आप क्या हुआ? सच्चाई साबित होने पर तारा दीदी यहाँ से चली जाएंगी। की बात सुनकर साक्षी के कदम भी वहीं रुक गए। दोनों ने नीचे हॉल की तरफ देखा जहाँ तारा पहुंचने वाली थी और पूरा परिवार मौजूद था। साक्षी समझ गई थी कि साहित्य क्या कहना चाहता था। उसने उसकी बात पर हामी भरते हुए धीरे से पलकें झपकाई। दोनों के चेहरों पर एक खुशी छा गई और दोनों धीरे धीरे नीचे आने लगे। तारा हिम्मत जुटाकर नीचे पहुंच गया। उस वक्त ध्रुव वहां मौजूद नहीं था। उसे अकेले ही सब कुछ सच बताना था। एक पल के लिए वो घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर उनकी तरफ बढ़ी। ये सेट देखिए, मैंने खास ग्रीष्मा के लिए बनवाया है। ध्रुव ने बताया था कि उसे यूनिक डिजाइन पसंद है। रत्ना जी ने ज्वेलरी बॉक्स गायत्री देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहुत सुंदर है। मेरी ग्रीष्मा सच में भाग्यशाली है। सरिता जी मुस्कुराई। गायत्री देवी भी हार की तारीफ करने लगी। फिर मजाक में बोली, हमारे लिए भी कुछ बनवाया है या सब अपनी बहू को ही दे दोगी? रत्ना जी हंस पड़ी और दूसरा बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाया। अरे मासा,
ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने आपके लिए ये कंगन बनवाए हैं। गायत्री देवी कंगन देखकर खुश हो गई। उसी समय उनकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी तारा पर पड़ी, जिसने अब तक ग्रीष्मा का शादी का जोड़ा पहना था। उसे देखकर तीनों हैरान रह गई। रत्ना जी उसके पास आई और पूछने लगी, तारा, कल कहाँ थी तुम? और ये ग्रीष्मा का शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? मजाक अपनी जगह, लेकिन शादी का जोड़ा बहुत मायने रखता है। उनकी आवाज में नाराजगी साफ थी। तभी सरिता जी की नजर तारा की मांग और गले पर गई। वो हैरानी से पूछने लगी, ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? क्या तुम किसी से शादी करके आई हो? रत्ना जी ने भी मंगलसूत्र देखा और चौंक गई। ये तो वही मंगलसूत्र है जो ध्रुव ने ग्रीष्मा के लिए बनवाया था। तारा कुछ कह पाती उससे पहले सरिता जी गुस्से में बोली, सिंघानिया परिवार ने तुम्हें प्यार दिया होगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी बेटी की सुहाग की निशानियां पहनकर घूमो। अब भी निकालो ये सब। गायत्री देवी ने उन्हें शांत कराया। पहले लड़की को बोलने तो दो। तारा, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? तारा ने घबराकर गहरी सांस ली, क्योंकि ध्रुव सर की शादी मुझसे हुई है, ग्रीष्मा से नहीं। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। साक्षी और साहित्य पौड़ियों पर ही रुक गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे पहले रत्ना जी बोली, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। ग्रीष्मा कहाँ है? गायत्री देवी ने भी गंभीर होकर पूछा, तुम क्या कह रही हो तारा? तारा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। सरिता जी ने तुरंत भावेश जी को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गए। ग्रीष्मा कहाँ है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, तारा ने जवाब दिया। फिर उसने पूरी बात बताई। शादी से पहले ग्रीष्मा के पास फोन आया था। किसी ने कहा कि उसका भाई न्यूयॉर्क से आ रहा था और रास्ते में उसकी मौत हो गई। वो आखिरी बार उसे मिलना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे अपनी जगह बैठने को कहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सरिता जी भड़क उठी। झूठ! ग्रीष्मा हमारी इकलौती संतान है, उसका कोई भाई नहीं है। वो रोने लगी तो रत्ना जी ने उन्हें संभाला। तारा ने फिर समझाने की कोशिश की और कहा, मैं सच कह रही हूँ। उसने मुझसे कहा था कि वो वापस आ जाए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं थोड़ी देर उसकी जगह बैठ जाऊं, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। भावेश जी गुस्से में बोली, मान लिया कि उसने तुम्हें बिठाया, लेकिन तुम बैठ भी गई और शादी भी कर ली। मैं मजबूर थी। तारा असहाय महसूस करने लगी। मुझे तो लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए, कहीं इसने मेरी बेटी को कुछ कर तो नहीं दिया। सरिता जी रोते हुए बोली। पुलिस का नाम सुनकर तारा घबरा गई। उसे अचानक साक्षी याद आई और उसने कहा, साक्षी को सब पता है। उसने और मैंने ग्रीष्मा से बात की थी। मैंने उसे कहा था कि अगर ग्रीष्मा वापस ना आए तो शादी रुकवा देना। रत्ना जी ने तुरंत जवाब दिया, साक्षी बच्ची है, अगर वो तुम्हारी बातों में आ गई हो तो अलग बात है। तारा ने ऊपर देखा। साहित्य और साक्षी वहीं खड़े थे। उसने कहा, प्लीज नीचे आओ और सबको सच बताओ। दोनों धीरे धीरे नीचे आए। तारा ने उम्मीद भरी नजरों से साक्षी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, साक्षी प्लीज सबको बता दो। तुम्हें पहले से पता था कि घूंघट के पीछे मैं थी। सभी की नजरें साक्षी पर टिक गई। एक पल के लिए साक्षी चुप रही, फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये आप क्या कह रही है तारा दीदी? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे भी अभी सब पता चला है। तारा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत साहित्य की तरफ देखा, लेकिन साहित्य ने भी नजरें फेर ली। ये तो वही ड्रेस है ना जो ग्रीष्मा भाभी ने पहनी थी। तारा दीदी, आप इसमें क्या कर रही हैं? उन दोनों की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू भर आए। यही दोनों उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो खींचते हुए कहने लगी, तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? ऊपर तुमने वादा किया था कि मेरी मदद करोगे। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। सरिता जी फिर रोने लगी। पुलिस को बुलाइए, मुझे डर है कि इसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। रत्ना जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस सब पता लगा लेगी। चारों तरफ तनाव फैल गया था। तभी गायत्री देवी ने भारी आवाज में कहा, सोचा था घर में खुशियां आवेंगी, लेकिन ये सब क्या हो गया? मेरे ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी बात सुनकर तारा का सब्र टूट गया। हम सब मुझे ही दोष क्यों दे रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि वो कहाँ है? भावेश जी ने गुस्से में उसे घूरा और पुलिस को कॉल लगाने लगे। तारा उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज अंकल, पुलिस को मत बुलाइए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे कैसे चली जाओगी? रत्ना जी सख्त स्वर में बोली। सरिता भी उसके पास आकर कहने लगी, जब तक ग्रीष्मा नहीं मिल जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर उन्होंने गुस्से में तारा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बेटी भोली थी जो तुम्हारे मासूम चेहरे पर भरोसा कर बैठी। मुझे अपने माँ बाप का नंबर दो, मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी अमीर लड़कों को फंसाकर शादी करती है। तारा स्तब्ध रह गई। उसी समय भावेश जी वापस आए और उन्होंने कहा, मेरी यहाँ के एसीपी से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि इस लड़की को कहीं जाने मत देना। उन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। पुलिस का नाम सुनते ही तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। साहित्य और साक्षी भी घबरा गए। अब तारा पूरी तरह अकेली पड़ चुकी। इस वक्त वहां ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके और उसे इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। तारा सबकी तरफ बेबसी से देखने लगी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे।
तभी सरिता भावेश से कहने लगी, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, ये पक्का एक फ्रॉड है। ये सुनते ही तारा अपने आंसू रोक नहीं पाई। हे भगवान जी, प्लीज इस मुसीबत से बचाइए मुझे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही, पर सबको देख उसे यकीन हो गया था कि इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अंकल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब में मेरी कोई गलती भी नहीं है। तारा ने गिड़गिड़ाते हुए फिर कहा, ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। अगर मेरी ग्रीष्मा को एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। भावेश जी ने सख्त लहजे में कहा। तारा घबरा गई। उसने एक नजर साक्षी और साहित्य की तरफ देखा। दोनों उससे नजरें चुरा रहे थे। मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साक्षी ने धीरे से कहा। तो और क्या करते? अगर यहाँ तारा भाभी की सच्चाई साबित हो जाती तो वो हमें छोड़कर चली जाती। साहित्य ने जवाब दिया। साक्षी तुरंत बोली, लेकिन अगर पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ गलत किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तारा की आंखें नम हो गई और वो सोचने लगी, हे भगवान, मेरी जिंदगी में और कितनी मुश्किलें बाकी है। पहले ध्रुव सिंघानिया से शादी और अब ये सब। अगर पुलिस मुझे ले गई तो अनाथ आश्रम में सबको पता चल जाएगा। समिता आंटी कितनी परेशान होंगी, और तनीषा। वो मन ही मन भगवान से मदद मांग रही थी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। तारा के साथ साथ साक्षी और साहित्य की धड़कनें भी बढ़ गई। प्लीज ये सब मत कीजिए, तारा ने कहा। मैं पुलिस को वापस भेज दूंगा अगर तुम बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। भावेश जी बोले, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ग्रीष्मा कहाँ है। इसी बीच उमेद पैलेस के मालिक राम सिंह सिसोदिया और जीवन भी वहां पहुंचे। क्या आपके यहाँ कोई चोरी हो गई है? सिसोदिया जी ने हैरानी से पूछा। हाँ, मेरी बेटी गायब है और इस धोखेबाज लड़की ने उसकी जगह ध्रुव से शादी कर ली। सरिता जी बोली। जीवन ने तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, इस लड़की के साथ और क्या क्या होना बाकी है, उसने मन में सोचा। तभी पुलिस अंदर आई। एक सीनियर इंस्पेक्टर के साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी थी। ये वही लड़की है जिसने आपकी बेटी को गायब करके ध्रुव सिंघानिया से शादी कर ली? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए। भावेश जी बोले। साक्षी और साहित्य बुरी तरह घबरा गए। साक्षी आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, कोई मेरी वाइफ को हाथ लगाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ध्रुव खड़ा था। फोन के पास आया और बोला, सॉरी टू से इंस्पेक्टर, आपका टाइम वेस्ट हुआ। मेरे घर वालों को गलतफहमी हो गई है। तो क्या ग्रीष्मा मेहता लापता नहीं है? इंस्पेक्टर ने पूछा तो ध्रुव ने संभलकर जवाब दिया, वो लापता जरूर है, लेकिन इसमें मेरी वाइफ का कोई हाथ नहीं है। घर वाले हैरानी से उसे देखने लगे तो ध्रुव ने फिर कहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। भावेश जी गुस्से में बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ और साथ में ध्रुव सिंघानिया का भी नाम लिखिए। ये दोनों मिले हुए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा ध्रुव ऐसा नहीं है। रत्ना जी परेशान हो गई। आपका ध्रुव कैसा है ये साफ दिखाई दे रहा है। सरिता जी रोते हुए बोली। इंस्पेक्टर ने सबकी बातें सुनी और कहा, ये आपका फैमिली मैटर है, कोशिश कीजिए कि इसे परिवार में ही सुलझा लें। लेकिन भावेश जी मानने को तैयार नहीं थे। आखिर इंस्पेक्टर ने कहा, हम अपनी तरफ से ग्रीष्मा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस के जाते ही भावेश जी ध्रुव पर बरस पड़े। सच सच बताओ, इस लड़की से तुम्हारा पहले से चक्कर चल रहा था ना? तुमने हम सबको धोखा दिया है। रत्ना जी भी गुस्से में बोली। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, आप सब इस बात से हैरान है कि मैंने तारा का साथ क्यों दिया, लेकिन तारा की कोई गलती नहीं है। साक्षी ने आपको बताया नहीं? वो इस शादी के बारे में पहले से जानती थी। सबकी नजरें साक्षी पर टिक गई। आखिर उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे तारा ने उसे सब बताया था और कैसे ग्रीष्मा ने फोन पर वापस आने का वादा किया था। लेकिन भावेश जी को फिर भी यकीन नहीं हुआ। तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर ये सब सच था तो इस लड़की ने शादी क्यों की? तारा भाभी शादी रोकना चाहती थी, लेकिन मैं सबके डर से कुछ नहीं कर पाई। साक्षी ने रोते हुए कहा। भावेश जी गुस्से से कांप उठे। तुम सब मिले हुए हो। याद रखना ध्रुव सिंघानिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरिता जी को लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रत्ना जी साक्षी पर बरस पड़ी। जब हम तुमसे पूछ रहे थे तब तुम चुप क्यों थी? ध्रुव ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन रत्ना जी खुद रोने लगी। तुम्हारे पापा का सपना था कि ग्रीष्मा इस घर की बहू बनकर आए। तुमने उनके सबसे अच्छे दोस्त को नाराज कर दिया। गायत्री देवी भी परेशान थी। रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, सबको क्या बताएंगे कि दुल्हन बदल गई। ध्रुव का सब्र टूट गया और उसने सख्ती से कहा, और मेरी जिंदगी का क्या? फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर वो ऊपर चला गया। तारा अभी भी वहीं खड़ी थी। रत्ना जी की बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। पता नहीं ये कौन लड़की है, कहाँ से आई है, हम इसके माँ बाप तक को नहीं जानते। तारा की आंखें भर आई। वो जल्दी से ऊपर चली गई। कमरे में पहुंची तो ध्रुव सिर पकड़कर बैठा था। तारा ने धीरे से कहा, थैंक यू सो मच। अगर आज आप वहाँ नहीं आते तो मैं पुलिस स्टेशन में होती। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है, बल्कि इसलिए ताकि ग्रीष्मा के आने के बाद मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ कर आऊं। तारा सन रह गई। लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तो पता लगाओ। जब तक ग्रीष्मा यहाँ नहीं आ जाती मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम ये सोच रही हो कि इस शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसने तारा की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है उसकी कीमत तुम्हें हर पल चुकानी होगी, और मैं खुद ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर दिन तुम्हें इस शादी की याद दिलाए। तारा की आंखों में आंसू भर आए। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक अनचाही शादी में नहीं बंधी थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते में कैद हो चुकी थी जहां उसके लिए न भरोसा था, न अपनापन, और शायद आजादी भी नहीं। ध्रुव की बातें सुनकर तारा की बची कुची उम्मीदें भी टूट गई। उसे लग रहा था कि नीचे सबके सामने उसका साथ देने वाला इंसान शायद इतना भी बुरा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। अगर आपके दिल में मेरे लिए इतना सब कुछ चल रहा है तो नीचे वो सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तारा ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका देना चाहता था। ध्रुव ने सख्त स्वर में कहा। तारा हल्का सा हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द, बेबसी और शिकायत तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। तुम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ तुम लोगों की ही जिंदगी है? क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है? यहाँ सबको अपनी पड़ी है, किसी को रिश्तेदारों की, किसी को खानदान की, और किसी को उस लड़की की जो बिना कुछ बताए यहाँ से भाग गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने साथ गलत किया सो किया, हमारी जिंदगियों में भी भूचाल ला दिया। तुम अच्छे से जानते हो ध्रुव कि मैं गलत नहीं हूँ, और रही बात जिंदगी बर्बाद होने की, तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली है, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसे अपने पैसे और एटीट्यूड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शायद इसी वजह से ग्रीष्मा तुम्हें छोड़कर चली गई। तारा की बात सुनते ही ध्रुव का गुस्सा फूट पड़ा। वो तेजी से उठा और उसने तारा की दोनों बाजुएं कसकर पकड़ ली। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारा की बाजुओं में दर्द होने लगा, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और उम्मीद भी नहीं है, ध्रुव सिंघानिया। उसकी बात सुनते ही ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। और किसी चीज की उम्मीद रखना भी मत, सब कुछ तुम्हारी उम्मीद से परे होगा। तैयार रहना मिसेस तारा ध्रुव सिंघानिया। भले ही धोखे से तुमने अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ लिया हो, लेकिन ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी से सबसे ज्यादा नफरत की है तो वो तुम हो तारा। अगर इतनी ही नफरत है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तुम ग्रीष्मा को मुझे वापस ला कर दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तारा सब समझ गई। ध्रुव उसे तब तक नहीं जाने देगा जब तक वो ग्रीष्मा को वापस नहीं ले आएगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब तो चाहे जो हो जाए मुझे ग्रीष्मा को ढूंढना ही होगा, तभी मुझे इस रिश्ते से छुटकारा मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी साक्षी हाथ में एक बॉक्स लेकर वहां आ गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तारा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ध्रुव ने उसे अंदर आने का इशारा किया। बोलो डब्बू, क्या काम है? मैं तारा भाभी के लिए ये ड्रेस लेकर आई थी। माँ ने इन्हें नीचे बुलाया है, लेकिन लगता है ये अब तक मुझसे नाराज है। ध्रुव ने उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए कहा, तुम जाओ, हम आते हैं। लेकिन भाभी। मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ। ध्रुव की आवाज सुनकर साक्षी चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही ध्रुव ने दरवाजा बंद कर दिया। इसे पहनकर नीचे आ जाओ। मुझे कहीं नहीं आना। तुम चाहते हो ना कि मैं ग्रीष्मा को ढूंढ कर लाऊं? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन जिस दिन ग्रीष्मा यहाँ आ गई उस दिन मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। चलो अच्छा है, तुम जल्दी समझ गए। तारा कमरे से बाहर जाने लगी तो ध्रुव ने उसे रोक लिया। जा रही हो? तुम्हारी ग्रीष्मा को ढूंढने। मैंने तुम्हें उसे ढूंढने को कहा है, ये नहीं कहा कि अभी चली जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना। मैं दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द ग्रीष्मा मिल जाए और मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाए। उसके बाद हम गलती से भी कभी एक दूसरे के सामने ना आए। मैं भी यही चाहूंगा। तारा फिर जाने लगी, लेकिन ध्रुव ने एक बार फिर उसे रोक लिया। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? अब क्या बाकी रह गया है? ध्रुव कुछ पल चुप रहा। इस शादी से सबसे ज्यादा मेरी फैमिली हर्ट हुई है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें और तकलीफ हो। भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन एक वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं करूंगा। बदले में मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए। कौन सा वादा? मेरी फैमिली के साथ कभी रूड बिहेव मत करना। तारा चुप रही। बहुत प्यार करते हो ना तुम उन सबसे? उसने धीरे से पूछा। ध्रुव की आंखें नम हो गई। हाँ, पापा के जाने के बाद हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। मैंने माँ, दादी, साक्षी और साहित्य को बहुत मुश्किल से संभाला है। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। तारा पहली बार ध्रुव के चेहरे पर उसके परिवार के लिए चिंता देख रही थी। लेकिन इस झूठे रिश्ते का क्या फायदा है? मुझे नहीं पता, बस इतना चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ रहो, मेरे परिवार का मान रखो। तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा रखूंगा। ध्रुव की बात सुनकर तारा की आंखें भर आई। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतना कहकर वो बॉक्स उठाकर बाथरूम में चली गई। साक्षी तारा के लिए लाल रंग की साड़ी लेकर आई थी और साथ में कुछ कीमती जेवर भी थे। तारा ने वो साड़ी पहनी, लेकिन उन गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। उसने गले में ध्रुव के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था। ध्रुव के कहने पर घरवालों की खुशी के लिए उसने मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया और नीचे चली गई। ध्रुव वहीं मौजूद था। घरवाले देव पूजा के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। अब तक शादी में आए रिश्तेदारों को ध्रुव और तारा की शादी के बारे में पता चल चुका था। तारा को देखकर ध्रुव की मामी लक्ष्मी ने मुंह बनाकर कहा, क्या बात है जीजी, इस खानदान की बहू और जेवर के नाम पर गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र डाल रखा है। माना की शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन हमें धन दौलत की कमी थोड़ी ना है। जहाँ इतनी महंगी साड़ी दी है, वहाँ कुछ गहने भी दे देते तो क्या हो जाता। तारा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रत्ना जी उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। ध्रुव ने बात संभालते हुए कहा, मैंने ही तारा को गहने पहनने से मना किया। वो काफी महंगे थे और तारा के हिसाब से वो उन्हें संभाल नहीं पाती, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ, अब इसने तो कभी इतने महंगे गहने देखे भी नहीं होंगे। पहनना तो दूर की बात है, फिर भी अब सिंघानिया परिवार की बहू बन गई है तो आदत डाल देनी चाहिए। पूजा के बाद जब परिवार की रस्म के अनुसार तारा से उसके माता पिता और गोत्र के बारे में पूछा गया तो वो चुप हो गई। उसकी आंखें डबडबा गई। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मेरे घर वाले कौन है या उनका नाम क्या है। क्या मतलब नहीं पता? कहाँ से हो तुम? रत्ना जी ने पूछा। तारा ने भारी आवाज में जवाब, मैं किसी को नहीं जानती। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ या पापा जो भी थे उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुव को उसकी कही बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि उसे उसके परिवार वालों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव को तारा के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाकी घर वाले अब तारा को अजीब नजरों से देख रहे। क्या? रत्ना जी गुस्से में चिल्लाई। सब उनकी तरफ देखने लगे। तारा के चेहरे से रंग उड़ गया। रत्ना जी तारा पर बरसने ही लगी थी कि गायत्री देवी ने उनकी बाजू पकड़ उन्हें रोका। उन्होंने आंखों ही आंखों में रत्ना जी को कुछ न कहने का इशारा किया, लेकिन ध्रुव की मामी लक्ष्मी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो अपने हाथ नचाते हुए बोली, मुबारक हो जीजी, नई बहू के तो खानदान का भी अता पता नहीं। पता नहीं कोई खानदान है भी या नहीं। अक्सर वही औरतें अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़कर भाग जाती हैं, जो नाजायज हो या मजबूरी में माँ बनी हो। पता नहीं ये किसके पाप की निशानी है। उनकी बात सुनकर तारा की आंखें भर आई। उसने सिर और नीचे झुका लिया। साक्षी से रहा नहीं गया। वो तुरंत बोली, आपके अच्छे घर की लड़की को भी देख लिया हमने, सबको धोखा देकर चली गई ना, और उनके अच्छे खानदान वाले आज हम पर केस करना चाहते हैं। साहित्य ने भी उसका साथ दिया। तारा भाभी ग्रीष्मा से लाख गुना अच्छी है। साइंस कहता है कि इंसान के गुण उसके माता पिता से आते हैं। तारा भाभी का दिल देखकर लगता है कि उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे होंगे। ध्रुव ने भी पहली बार तारा का समर्थन करते हुए कहा, और जरूरी नहीं कि तारा के घर वालों ने उसे छोड़ा। कई बार अस्पतालों से बच्चों की चोरी होने की खबरें भी आती है। लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, लो भाई, हो गया बेड़ा गर्क। इस लड़की के खिलाफ कुछ भी कहो, तुम्हारे तीनों बच्चे इसकी पैरवी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। गायत्री देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एक बात तो सही कही छोरे ने, बच्चों के संस्कार उनके माँ बाप से ही आते हैं। हमारे बच्चों को ही देख लो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। अब बात को यहीं खत्म करो। रत्ना जी अभी भी परेशान थी। लेकिन मासा, तारा के खानदान का नाम? अब से इसका घर, परिवार और खानदान सब हम हैं। इसके नाम के नीचे मैं हमारे खानदान का नाम लिख देती हूँ। जैसे तैसे रस्म पूरी हुई। फिर गायत्री देवी ने ध्रुव से तारा को कमरे में ले जाने के लिए कहा। दोनों ऊपर कमरे में आ गए। तारा बिस्तर पर बैठी अपने फोन में गेम खेलने लगी, मानो नीचे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुव उसे देखता रहा। तारा, उसने धीरे से पुकारा। हाँ, क्या हुआ? कुछ काम है? उसने बिना नजर उठाए पूछा। ध्रुव ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम गेम खेल रही हो। तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपको मुझसे बात करनी है? आपको तो सिर्फ यही कहना होता है कि ग्रीष्मा को जल्दी ढूंढो। वैसे मैंने इस बार आपके घर वालों से कुछ नहीं कहा। वो लगातार बोले जा रही कि ध्रुव ने हल्के से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। तारा तुरंत चुप हो गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। तारा का ध्यान ध्रुव की उंगली पर गया, जो उसके होठों को छू रही थी। ध्रुव ने धीरे से अपनी उंगली हटा ली। सॉरी। तारा ने आंखें फैलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? अब कुछ नहीं। तारा, तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो, तुमने बताया क्यों नहीं? ध्रुव के पूछते ही तारा ने कैजुअली कहा, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। आपने मुझे नौकरी पर नहीं रखा, वरना पहले ही पता चल जाता। ध्रुव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ग्रीष्मा के मिलने के बाद तुम कहाँ जाओगी? क्या अनाथ आश्रम वाले तुम्हें वापस रख लेंगे? तारा हल्का सा मुस्कुराई।
तुम उनकी फिक्र मत करो, वो अनाथ आश्रम है, किसी बड़े आदमी का महल नहीं जहाँ किसी को आने नहीं दिया जाता। वहाँ लोग एक दूसरे को अपनाने में यकीन करते हैं, बेसहारा छोड़ने में नहीं। उसकी बातें सुनकर ध्रुव निरुत्तर हो गया। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, फिर तुम्हारा नाम किसने रखा? तारा हंस दी। मेरी कहानी जानने के बाद आपको सच में लगता है कि मैं किसी की लाडली रही होंगी? जो नर्स मुझे ऑर्फनेज छोड़कर गई थी, उसका नाम तारा था। अपना नाम मुझे चिपका कर चली गई। ध्रुव का दिल अजीब सा हो गया। इतना सब होने के बावजूद तुम इतनी सामान्य कैसे रह लेती हो? आदत हो गई है। हमारे स्कूल में कोई ऐसा नहीं था जो हमें चिढ़ाए कि हमारे माँ बाप नहीं है। हम सभी एक दूसरे की फैमिली है। हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और जिंदगी चलती रही। वो फिर अपने मोबाइल में लग गई। ध्रुव उसे देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, पापा के जाने के बाद मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख मेरे हिस्से में आया है, लेकिन तारा के दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी बाहर से बोली, भैया भाभी, मम्मी ने कहा है कि आप दोनों पैकिंग कर लीजिए, हम वापस जयपुर के लिए निकल रहे हैं। तारा ने उसे अंदर बुला लिया। साक्षी दौड़कर आई और उसे गले लगाते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी भाभी, मैंने सबके सामने झूठ बोला। हम नहीं चाहते थे कि आप यहाँ से चली जाए। तारा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पागल हो तुम दोनों। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आई प्रॉमिस, आगे से हमेशा सिर्फ आपका साथ दूंगी। साक्षी कहते हुए ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव मुस्कुराया। अच्छा जी, मैं ही तुम दोनों की सुलह करवाऊं और तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओ। तीनों हल्का सा हंस पड़े। साक्षी के जाने के बाद तारा तुरंत गंभीर हो गई। हम यहाँ से जा क्यों रहे हैं? ग्रीष्मा यहीं से गायब हुई है। ध्रुव ने सिर हिलाया। तुम पैकिंग करो, मैं फुटेज निकलवाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये काम मैं करूंगी। जीवन हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं पैकिंग नहीं करूंगा। आपको दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। ध्रुव ने मुंह बनाया। मुझे अपने काम करने की आदत नहीं है। तुम्हारी जगह आज ग्रीष्मा होती तो। वो एकदम रुक गया। तारा ने तुरंत कहा, लेकिन मैं ग्रीष्मा नहीं हूँ, पैकिंग आपको ही करनी पड़ेगी। आखिरकार ध्रुव मान गया। तारा खुशी से उसके पास आई और उसके दोनों गाल खींच कर बोली, आप कितने अच्छे हैं। ध्रुव उसे घूरने लगा। तारा तुरंत पीछे हटी। इससे पहले कि अब आप मुझे फांसी की सजा सुनाए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पागल लड़की। उधर तारा जीवन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई और भी उस पर नजर रखे हुए था। ध्रुव की मामी लक्ष्मी दूर खड़ी उसे घूर रही थी। ये फुलझड़ी आखिर कहाँ जा रही है? जरूर कोई नया खेल खेल रही है। आज इसे रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। ये सोचकर वो दबे पांव तारा के पीछे चल पड़ी। ध्रुव की मामी लक्ष्मी ने जैसे ही तारा को चुपके से कहीं जाते देखा, उनके मन में फिर से शक पैदा हो गया। उन्हें अब भी लगता था कि तारा इस पूरे मामले में कहीं न कहीं शामिल है। वो बिना किसी को बताए उसके पीछे चल पड़ी। तारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो पैलेस में जीवन को ढूंढ रही थी। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर सिसोदिया से हुई। उन्होंने प्यार से उसका हाल पूछा और कहा कि उम्मीद है अंदर का मामला अब सुलझ गया होगा। तारा ने हामी भरते हुए पुलिस आने की वजह से उनसे माफी मांगी। उन्होंने उसे समझाया कि कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बातों ही बातों में तारा ने जीवन के बारे में पूछा। मिस्टर सिसोदिया ने उसे बताया कि वो स्टाफ चेंबर में मिलेगा। तारा उन्हें धन्यवाद देकर वहां चली गई और लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। जीवन को देखते ही तारा के चेहरे पर राहत आ गई। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जीवन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। उम्मीद है अंदर का मामला अब ठीक हो गया होगा। तारा ने हाँ में सिर हिलाया। सब कुछ तो नहीं, लेकिन फिलहाल हालात संभल गए हैं। जीवन ने उसे शादी की बधाई दी और मजाक में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली मुलाकात में लड़ने वाले ध्रुव और तारा की शादी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर तारा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली कि शायद इसी को किस्मत कहते हैं। कुछ पल बाद उसने गंभीर होकर कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रीष्मा यहाँ से अकेले गई थी या कोई उसे लेने आया था। जीवन बिना कोई सवाल किए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। दोनों कंट्रोल रूम की तरफ चले गए। दूर खड़ी लक्ष्मी को उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों एक साथ किसी कमरे में जा रहे हैं। उनका शक और बढ़ गया और वो भी चुपके से उनके पीछे चली गई। कंट्रोल रूम में पहुंचकर जीवन ने वॉचमैन को बाहर भेज दिया और फुटेज निकालने लगा। तारा ने उसे समय बताया कि ग्रीष्मा रात करीब 11:30 बजे गायब हुई थी। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक बड़ी काली मर्सिडीज दिखाई दी जो पैलेस के बाहर आकर रुकी थी। लगभग 10 मिनट तक वो वहीं खड़ी रही। फिर ग्रीष्मा बाहर आई। उसने तारा का सूट पहन रखा था और अपने चेहरे को स्कार्फ से ढक रखा था। उसके हाथ में एक बैग था जिसे वो कसकर पकड़े हुए थी। ग्रीष्मा ने पहले चारों तरफ देखा, फिर तेजी से गाड़ी के पास पहुंची और उसके अंदर बैठ गई। अगले ही पल कार वहां से निकल गई। ये सब देखकर तारा और जीवन दोनों हैरान रह गए। बाहर खिड़की से सब देख रही लक्ष्मी की आंखें भी फैल गई। मतलब तारा सच बोल रही थी।
ग्रीष्मा अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी, उन्होंने खुद से कहा। वो तुरंत वहाँ से निकल गई ताकि वो बात जाकर बाकी लोगों को बता सके। इधर जीवन ने गहरी सांस लेकर कहा, अब तो साफ है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। ग्रीष्मा ने सबके साथ खेल खेला है। तारा भी उलझन में थी। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने ये सब नाटक क्यों किया? मुझे इस मामले में क्यों फंसाया? जीवन ने कहा कि शायद ग्रीष्मा ने उसे बहुत सोच समझकर चुना था। उसने जानबूझकर तारा से दोस्ती की, उसे अपने करीब आने दिया और सही समय पर उसका इस्तेमाल कर लिया। तारा की आंखों में उदासी उतर आई। शायद गलती मेरी भी है। मुझे थोड़ा सा अपनापन मिल जाए तो मैं सामने वाले को अपना समझ लेती हूँ। फिर उसे साहित्य और साक्षी की बातें याद आई। दोनों शुरू से कहते आ रहे थे कि ग्रीष्मा कुछ छिपा रही है। अब तारा को यकीन होने लगा था कि दोनों बच्चों को जरूर कुछ पता है। जीवन ने फुटेज की कॉपी बनाकर उसे दी और कहा, इसे संभाल कर रखना, इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सकती है। और जिस तरह ग्रीष्मा उस कार में बैठी है, उसे साफ लगता है कि वो अंदर बैठे इंसान को पहले से जानती थी। तारा ने सीडी अपने हाथ में ली और गहरी सोच में डूब गई। अब उसके मन में कई सवाल थे। आखिर ग्रीष्मा ने ऐसा क्यों किया? ध्रुव और उसके परिवार से उसे इतना प्यार और अपनापन मिला था, फिर भी वो सबको धोखा देकर चली गई। तारा ने जीवन को धन्यवाद दिया और भावुक होकर कहा, राजस्थान आने के बाद अगर मुझे किसी से सच्चा अपनापन मिला है तो वो तुम हो। यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे जरूर मिलना चाहूंगी। तारा के जाने से पहले जीवन ने उसे रोक लिया। तुम यहाँ से वापस क्यों जाओगी? तुम्हारी तो ध्रुव सिंघानिया से शादी हो चुकी है, अब तो तुम्हें यही रहना चाहिए। तारा कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा कि उसका मतलब पैलेस से जाने का था। उसने उससे उसका नंबर मांगा और दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए। तारा वहां से चली गई, लेकिन जीवन काफी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब उसकी जिंदगी में और कोई परेशानी ना आए। उधर लक्ष्मी तेजी से रत्ना और गायत्री देवी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे में पहुंचते ही वो हाँफने लगी। रत्ना घबरा गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। कुछ देर बाद लक्ष्मी ने कहा, मैं जो खबर लेकर आई हूँ उसे सुनकर आप दोनों हैरान रह जाएंगी। नई बहू झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ग्रीष्मा अपनी मर्जी से इस महल से गई थी और उसे लेने कोई पहले से आया हुआ था। उनकी बात सुनकर रत्ना और गायत्री देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन्होंने तारा को गलत समझा था। रत्ना के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। कम से कम अब ये तसल्ली है कि ध्रुव की शादी उस धोखेबाज लड़की से नहीं हुई। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। गायत्री देवी ने भी हामी भरी और कहा कि अब उन्हें तारा को दिल से अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। मैं तो फिर भी कहती हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहो तो दोनों का तलाक करवा सकते हो। हमारे ध्रुव के लिए अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर रत्ना और गायत्री देवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले तारा को मनाए या फिर लक्ष्मी को चुप करवाए। बोलो, इन दोनों का तलाक करवा दें? लक्ष्मी ने फिर जोर दिया। तारा के जाने के बाद ध्रुव ने सारी पैकिंग कर ली। सारा सामान पैक हो गया है या नहीं, ये देखने के लिए ध्रुव ने वहां बनी अलमारियों के दरवाजे खोल रखे थे। थैंक गॉड, सब कुछ हो गया, वरना अकेले ये सब करना कितना मुश्किल था। जैसे ध्रुव पैकिंग किए हुए बैग की तरफ मुड़ा, सामने साहित्य और साक्षी मौजूद थे, जो उसे देखकर हंस रहे थे। पिंटू, अभी तो हमारे बड़े भैया की शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है। एक दिन में ही ये लाइन पर आ गए हैं, तो सोचो आगे क्या होगा। साक्षी हंसकर बोली। उसने और साहित्य ने हाई फाई की। साहित्य ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, अब समझ आया हमारी तारा भाभी इतनी स्पेशल क्यों है। पहले भैया पैकिंग करना तो दूर, शॉपिंग करने के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे, और आज देखो क्या से क्या हो गया देखते देखते। बोलते हुए साहित्य गाना गुनगुनाने लगा। ध्रुव ने उन दोनों की तरफ मुंह बनाया और कहा, तुम दोनों बच्चा पार्टी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। सोच लो, पिटाई हो सकती है, फिर तुम्हारी तारा भाभी बचाने नहीं आएंगी। ये ना हो कि तारा भाभी यहाँ आ जाए और पिटाई किसी और की हो। साक्षी ने दबी आवाज में कहा। ध्रुव ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो तुरंत चुप हो गई। बहुत हो गया तुम दोनों का, चलो अब निकलो यहाँ से। ध्रुव ने दोनों को डांटा ही था कि तभी तारा कमरे में आ गई। अरे अरे, क्या हो गया जो इस तरह अब दोनों पर चिल्ला रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, ध्रुव ने जवाब दिया और बैग्स बंद करने लगा। लगता है पैकिंग काफी अच्छे से हो गई, तारा ने बैग्स की तरफ देख कर कहा। उसकी बात सुनकर साक्षी और साहित्य फिर से हंसने लगे। क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुनाया है जो तुम दोनों हंस रहे हो? तारा ने हैरानी से पूछा। अभी आप नहीं हो ना, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, साहित्य ने जवाब दिया। तारा उन तीनों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। ध्रुव ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया। फिर भी साक्षी बोल पड़ी, भाभी आप अभी हमारे प्रिंस को जानती नहीं हो। प्रिंस? साक्षी के ध्रुव को प्रिंस बुलाने पर तारा ने मुंह बिगाड़ कर कहा, हाँ प्रिंस, क्योंकि ये अपना कोई भी काम खुद नहीं करते हैं, इनके लिए शॉपिंग भी माँ को करनी पड़ती है।
वैसे माँ के बाद ये सारा काम ग्रीष्मा ने काफी अच्छे से संभाल लिया था। इनकी खुद की कोई चॉइस नहीं है। ये दूसरों की चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनने से लेकर खाना तक खा लेते हैं। साक्षी बोले जा रही थी, तब उसने देखा कि ध्रुव के सामने ग्रीष्मा का नाम लेते ही उसका चेहरा उतर गया। आप दोनों बातें करो, हम दोनों चलते हैं। वैसे भी हमें 1 घंटे बाद यहाँ से निकलना है। साहित्य ने बात संभाली और साक्षी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। बाहर जाते हुए वो उसे डांटने लगा। क्या जरूरत थी भैया के सामने उस ग्रीष्मा की बात करने की? हमारी भाभी तारा भाभी हैं, उनके सामने गलती से भी ग्रीष्मा का नाम मत लेना। उन दोनों की आवाज ध्रुव और तारा को अंदर तक आ रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद तारा ने पूछा, क्या आपको सच में अभी भी ग्रीष्मा का नाम लेने पर बुरा लगता है? ध्रुव ने तुरंत बात टाली। इन सबको छोड़ो, तुम जिस काम के लिए गई थी वो किया या नहीं? तुम्हें कैमरे की फुटेज मिली? तारा कोई काम करने जाए और वो ना हो, ऐसा नामुमकिन है। बोलते हुए उसने ध्रुव को सीढ़ी दिखाई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, होप सो ये काम ठीक से किया। ध्रुव ने उसके हाथ से सीढ़ी ली और लैपटॉप में डालकर प्ले कर दिया। उसने जब ग्रीष्मा को कार में जाते देखा तो उसकी आंखें हल्की नम हो गई। फुटेज देखकर साफ था कि ग्रीष्मा ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। अगर इसे यही सब करना था तो शादी के लिए हाँ क्यों की? ध्रुव ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। तारा ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, एक बात पूछूं? ध्रुव के हामी भरने पर उसने आगे कहा, क्या आपने शादी करने से पहले ग्रीष्मा की परमिशन ली थी? वो विदेश में पली बड़ी है। इतने सालों में हो सकता है उसे किसी से प्यार हो गया हो और यहाँ आकर अंकल आंटी के दबाव में उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ कहती हो। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य किया। मैंने उससे हर एक बात अच्छे से पूछी थी। मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर वो किसी लड़के से प्यार करती है और किसी दबाव में आकर शादी कर रही है तो मैं खुद उसकी उस लड़के से शादी करवा दूंगा। उसने मुझे बताया था कि वो एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया है और वो आगे बढ़ना चाहती है। शायद वो आपसे डरकर इस शादी से पीछे हट गई हो, तारा ने कहा। मुझसे कैसा डर? ध्रुव हैरानी से बोला, आपका नेचर काफी बॉसी है। इस वजह से ग्रीष्मा को लगा होगा कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैंने बुटीक में उससे बात की थी, तब उसने बताया कि शादी के कपड़ों से लेकर हर एक चीज आपने डिसाइड की है। आपने शादी भी प्रीपोन कर ली। इस वजह से ग्रीष्मा के कोई दोस्त नहीं आ पाए। वो उस वजह से भी काफी परेशान थी। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? तारा ने झट से जवाब दिया। ध्रुव कुछ देर तक उसे देखता रहा। मैं नहीं जानता उसने तुम्हें ये सब क्यों कहा। मुझे तो अपने काम से इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि खुद के लिए शॉपिंग कर पाऊं। थोड़ी देर पहले साक्षी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, तारा, बुटीक में जो भी ड्रेसेस हम ट्राई कर रहे थे वो ग्रीष्मा पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। रही बात उसके दोस्तों की, तो वो पहले भी शादी में आने वाले नहीं थे। मैं नहीं जानता उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा होगा और क्यों कहा होगा, लेकिन मैंने उसकी बात मानकर शादी में सहरा तक पहनने के लिए हाँ कह दी थी। उससे बढ़कर और क्या होगा? उसे ग्रीष्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तारा के सामने उसके बारे में न जाने क्या क्या गलत बातें कही थी। ध्रुव की बातें सुनकर तारा इतना समझ चुकी थी कि ग्रीष्मा अब तक उसे जो भी बताती रही वो सब झूठ था। जीवन का कहना है कि उसने जानबूझकर मुझे इस काम पर रखा ताकि आगे चलकर मेरा इस्तेमाल कर सके। उसने ये सब बातें मुझे इसलिए बताई होंगी ताकि मेरे मन में ये बात बैठ जाए कि ग्रीष्मा एक बहुत अच्छी लड़की है और आप एक शैतान, एक बहुत बुरे इंसान। तारा ने आखिरी शब्दों को खींच कर कहा तो ध्रुव उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। इन सबको छोड़ो, इस बारे में किसी से बात मत करना। और याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? तारा ने अनजान बनते हुए पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ग्रीष्मा को ढूंढ रही हो, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी और मेरे घर वालों के सामने एक अच्छी बहू बनकर रहोगी। अच्छा, तो आप इस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। चलो अच्छी बात है, ध्रुव ने जवाब दिया और एक बार फिर फुटेज देखने लगा। वो हर एक चीज को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर गाड़ी की नंबर प्लेट पर गई जो किस्मत से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। उसे तुरंत गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो क्लिक की और किसी को फोन मिला दिया। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्या करने जा रहा है। वो उसके पास खड़ी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। हेलो मीनाक्षी, मैं तुम्हें किसी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो भेज रहा हूँ। कल तक मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मुझे उस गाड़ी के नंबर से लेकर उसके ओनर और बाकी सारी जानकारी चाहिए। दूसरी ओर से कुछ सुनने से पहले ही उसने फोन काट दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, ग्रीष्मा, अब तो मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ थी।